करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया गया है? मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनवील्ड स्कोर्स 2.0। ये एक प्रोग्राम समझ लीजिए, आपको प्रोग्राम समझ लीजिए इसको, जो किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। ठीक है, ये जो है स्कोर्स 2.0 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आंसर इसका करिएगा आप। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आंसर बताइएगा इसका, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जी इसका आंसर होगा वह होगा सेबी। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर होगा सेबी का। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, सेबी का फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपसे जनरली क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्कोर्स 2.0 प्रोग्राम है एक, उसको किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो वो लॉन्च किया है आपका सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि जो सेबी है उसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के क्वेश्चन बनता रहता है। उसका इस्टेब्लिशमेंट तो 1988 में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन जो एक्ट था वह था 1990 का, यानी कि 1990। ठीक है, यानी कि ये 1988 से कार्य कर रहा था, लेकिन इसको विधिवत मान्यता कब मिली? एक्ट 1990 के तहत इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरीके से ऑथोराइज्ड कर दिए गए। हालांकि इससे पहले भी ये कार्य कर रहा था। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला। आपको पता है कि जो सेबी है, ठीक है, एक इसका सूचकांक जो होते हैं, एक होता है आपका, अगर हम बात करें, एक जो होता है वह होता है आपका बीएससी और एनएससी। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बीएससी और एनएससी। ठीक है, तो ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी जो होता है आपका वह होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? जहां पर जिस भी क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेन की जरूरत पड़ेगी उतना ही करेंगे। ठीक है, द्वारा जब इस सेशन का एंड होगा तो फिर उसको रिवीजन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा एक प्लान है, एक हम कहें तो एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा, उसका नाम है स्कोर्स 2.0। सेबी का हमने देख लिया एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ। सेबी का एक्ट कब बना? 1990 में। और सेबी का जो अगर हेड क्वार्टर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह कहाँ है आपका? सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ होगा आपका? बम्बई। भाई दलाल स्ट्रीट, दलाल नगरी भी कहाँ पर है? मुंबई में। दलाल मतलब वहीं तो सारा शेयर मार्केट का एक तरीके से आपका हब है, तो इसीलिए उसको दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, दलाल स्ट्रीट, वेयर इज लोकेटेड द दलाल स्ट्रीट। ठीक है, तो वह है आपका मुंबई। क्लियर है? दलाल स्ट्रीट। तो ये हो गया आपका, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। बाकी इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हैं माधवीपुरी बुच, ये फीमेल है। ठीक है, माधवी, ठीक है, पुरी बुच, ये इसकी वर्तमान प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है, मुंबई। अच्छा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन हुआ। वे किस देश से थे? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन है ये जुआन विंसेंट। पूछ सकता है आपसे कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। ठीक है, यस सर, सेबी एक्ट 1992 का है। अच्छा, सेबी एक्ट एक बार देख लेंगे, अभी जब रिवीजन करेंगे तो देख लेंगे थोड़ा उसमें, ये अगर 1992 का है तो उसका भी क्लियरफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन हुआ है। तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये देश से बिलोंग करते हैं
वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला, वेनेजुएला एक उत्तरी अमेरिका का देश है। मतलब वैसे तो अगर हम वर्ल्ड मैप की दृष्टि से देखें वेनेजुएला की, अगर हम लोकेशन देखें यहाँ पर जो वेनेजुएला है, ठीक है, ये रहा आपका वेनेजुएला। यहाँ पर आपको कहीं पर वेनेजुएला देखने को मिलता है, ठीक है। ये हाँ सॉरी साउथ अमेरिका का देश है। हाँ वो एक्ट आपका 1992 का ही है, ठीक है, वो एक्ट 1992 का ही है। सॉरी ये साउथ अमेरिका का कंट्री है आपका। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला, ठीक है, ये रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो काराकास है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, अच्छा तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ समय पहले क्या हो गया था, इनकी जो जैसे हमारी करेंसी है उसमें बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हुआ था। वैसे ये कंट्री जो है जो आप कह सकते हैं कि जो तेल है, ऑयल है, उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, वेनेजुएला। और इसकी कैपिटल क्या है, काराकश। तो यहाँ पर कुछ क्राइसिस हो गया था। तो एक तरीके से कहें तो एक बोरी भर भर के नोटों की तो जाके एक ब्रेड खाने को मिल रहा था। इतना बड़ा क्राइसिस इस कंट्री ने झेला है, अभी ये सही करके उभर भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नॉर्थ नहीं, साउथ अमेरिका का ये देश है, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी तरफ का ये देश है वेनेजुएला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपका। तो ये आपका वेनेजुएला से संबंधित है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या रखा गया है। मतलब ये जो एआई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता ही है किस तरीके से इसका हर जगह उपयोग बढ़ता जा रहा है, वो चाहे आपका कंपनीज वगैरह हो या मतलब किसी प्रकार का कार्य हो, उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा थर्ड का व्योममित्रा। तो आपका जो गगनयान है ना, उसमें रोबोट का नाम रखा गया है व्योममित्रा। आप यहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है। तो ये जो भारत द्वारा पहला सॉफ्टवेयर है एआई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका क्या नाम है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका देविका, ठीक है, देविका इसका आंसर होगा। ये व्योममित्रा आपका जब गगनयान लॉन्च होगा ना, गगनयान, ठीक है, 2024 में, उसमें ये रोबोट का नाम रखा गया है, ठीक है, महिला रोबोट व्योममित्रा। तो इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 10,000 मतलब 10,000 वाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। मतलब विच इज़ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू अचीव 10,000 मेगावाट, ठीक है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रिसेंटली। तो यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य है कि 10,000 वाट की नवीकरणीय ऊर्जा से मतलब ऐसी ऊर्जा से होता है जिसका मतलब कि जैसे सोलर लाइट वगैरह होती है हमारा, इस प्रकार से पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा फोर्थ का वह होगा बी, ठीक है, आंसर क्या होगा बी, यानी कि टाटा पावर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन था, पहली कंपनी बनी है इसलिए याद रखना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है आपका यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यूपी पीसीएसजे दे रहे हैं या यूपी एपीओ दे रहे हैं कि भारत की पहली एआई सिटी, इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी, ठीक है, कौन सी बनाई जाएगी, डेवलप की जाएगी। तो इंडियाज़ फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सी डेवलप की जाएगी, तो वो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका,
सर 4 का आंसर रिपीट प्लीज़। हाँ अभी कर रहे हैं, लखनऊ, लखनऊ ही है इसका आंसर आपका, ठीक है। चलिए, तो चौथा जो क्वेश्चन था उसकी तरफ अगर हम देखें तो चौथा क्वेश्चन यही था कि 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है उसको प्रोड्यूसर या उसको अचीव करने वाला इतनी एफिशिएंसी के साथ वो कौन सी कंपनी बनी है, तो वो बनी है टाटा सोलर सिस्टम, ठीक है। टाटा पावर सोलर सिस्टम, चौथे का बी आपका सही होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन अगर हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन ये है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी इलाके से मतलब आदिवासी से उससे बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल कहाँ लॉन्च की है या कहाँ लॉन्च की गई है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी CART सेल। यहाँ आपसे कुछ भी पूछ सकता है, CART सेल से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आजकल टर्मिनोलॉजी से बनने लगे हैं। मतलब कोई मान लीजिए आपका अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था स्कोर्स वगैरह, स्कोर्स है क्या, तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन ना आजकल एग्जाम्स में ट्रेंड हो गया है कि जो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ लॉन्च हुआ है ये तो पता होता है सबको किसने लॉन्च किया, वो बूझ लेता है उसके अंदर कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जीन थेरेपी है एक आपकी, ठीक है, CRT सेल। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा आपका IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे। यानी कि ये जो पहली घरेलू जीन थेरेपी है वह कहाँ पर लॉन्च की गई है, वह IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें तो हमारा छठा क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा। हाल ही में जो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल फतेह अली सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये सीसी नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये चर्चा में रहे थे, ठीक है। क्यों चर्चा में रहे थे वो भी सुन लीजिएगा। अब्दुल फतेह अली सीसी ये किस देश के तीसरी बार, थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं? यानी कि रिसेंटली अब्दुल फतेह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर थर्ड टाइम? तो 6 का आंसर आप करिएगा। 6 का आंसर प्रतीक श्रीवास्तव, अच्छा इजिप्ट 6 का आंसर आपने इजिप्ट यानी कि मिस्र किया है और ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है आपका इज़राइल में और आपका फ़िलिस्तीन में, ठीक है। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन, अब वहाँ से फ़िलिस्तीन से जो भाग रहे हैं वहाँ से लोग अपने घर वर को छोड़ करके, तो मिस्र से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने बॉर्डर वहाँ के लिए खोलें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी जो है मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आपको ये पता होगा कि गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर ये हमारे क्या थे, मुख्य अतिथि थे। 2023 में थे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नाम आपको याद होगा इनका, ठीक है। बात करें 2024 में गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे, ठीक है, वे कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के, जो इस बार आपके भारत देश के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या, कोई ना, गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या करें? अच्छा, तो देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। जो हमारा रिपब्लिक डे होता है उस पर ना इस बार जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है, मतलब जो झांकी निकलती हैं, जैसे जो राज्य होते हैं कुछ प्रमुख राज्यों की, जैसे 28 राज्यों की या 15 राज्यों की, इस प्रकार से झांकी निकलती हैं, वो डिसाइडेड किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है इस बार, ठीक है, सबसे बेस्ट जो रही है वो उड़ीसा की रही है, ठीक है। ओडिशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। यानी कि जो आपका हाल ही में जो अब्दुल फतेह अल सीसी थे, ठीक है, ये तीसरी बार जो बने मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है 2023 के रिपब्लिक डे में ये हमारे यहाँ पर मतलब गेस्ट थे, और 2024 में कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा।
फिर हम बात करें तो अग्नि प्राइम मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, याद क्वेश्चन 7 आप इसका आंसर करिएगा। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, फटाफट से आंसर करिएगा आप लोग। अग्नि प्राइम मिसाइल का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वह होगा DRDO, ठीक है, वह होगा DRDO। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें DRDO की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें जो DRDO है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसको लेकर के अगर हम बात करें, वैसे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, 1969 DRDO का। अच्छा, DRDO का इस्टेब्लिशमेंट को आप कमेंट कर रहे हैं 1969, जबकि ये आपका ये इसरो और, हाँ अब आया आपका कमेंट मेघा शर्मा, हाँ ये 1958 का है, ठीक है, 1958 का है DRDO। इसरो का जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका है 1968, ठीक है, 1968 इसका है आपका इसरो का, सॉरी 1969, 69, ठीक है। तो इसरो का जो आपका DRDO है, ठीक है, DRDO ने क्या करा है, अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये लॉन्च की है DRDO ने, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है DRDO का। फिर DRDO का अगर हम इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वहाँ आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट से, जो DRDO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, DRDO का हेडक्वार्टर बताएं फटाफट से कमेंट करके आप लोग। DRDO 1958, समीर वी कामत प्रेसिडेंट, बिल्कुल। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली है, ये आप सही बता रहे हैं, ठीक है। और इसरो का कहाँ पर है ये भी बताएं फटाफट से। इसरो का हेडक्वार्टर बताएं फटाफट से। इसरो का हेडक्वार्टर बताएं आप लोग कहाँ पर है। DRDO का तो आपने दिल्ली बता दिया, इसरो का कहाँ पर है ये भी बताएं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, बिल्कुल सही कमेंट किया आप लोगों ने। चलिए अब अगली तरफ बढ़े क्वेश्चन के, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ आपका। क्वेश्चन नंबर 8, द पावर्टी ऑफ, अब ये थोड़ा आपको मिसलेनियस भी है कि द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। पुस्तक है आपकी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसके राइटर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर होगा आपका बी, मेघनाथ देसाई, ठीक है, मेघनाथ देसाई। कंफ्यूजन नहीं होना है, DRDO का सिंपल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, उसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1958 में, वो मुख्यालय उसका दिल्ली है। जबकि इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट 1969, 1969 में, वो उसका मुख्यालय बेंगलुरु है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है, मेघनाथ देसाई है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन है। 9th जो क्वेश्चन है वह है आपका, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है। विच पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम, ठीक है। कार्गो जो होते हैं, मतलब जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो अधिकतर जो मतलब डीलिंग करते हैं लगेज वगैरह की, ठीक है, उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काफ़ी लेट जुड़े हैं आप तो ध्यान देखिएगा। कार्गो वॉल्यूम के मामले में सिंपल आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है। कोई इसमें इतना आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉरी 9 का जो आंसर होगा वह क्या होगा आपका, पारादीप, ठीक है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है यही बताएं एक बार, ठीक है। पारादीप बंदरगाह, ये कांडला तो आपका गुजरात है ना, बताते रहिएगा साथ साथ। कांडला गुजरात है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। और जो कालीकट, कालीकट कहाँ पर है ये भी बताएं, ठीक है। कालीकट पोर्ट कहाँ पर है ये भी बताएं, कालीकट,
कालीकट जो है आपका, कालीकट बंदरगाह वह है आपका केरल, ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी सब ठीक है, देखिएगा। अब ये बचा पारादीप, यानी कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का जो लार्जेस्ट आपका पोर्ट है वह कौन सा है? पारादीप। पारादीप है उड़ीसा। हाँ, सही कमेंट आया आप लोगों का, अब उड़ीसा, ठीक है। तो पारादीप उड़ीसा में है, कांडला आपका गुजरात में है, ठीक है। कांडला सही है आपका, कांडला देखेंगे एक बार, सही है कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पोर्ट आपका गुजरात में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो कांडला पोर्ट आपका गुजरात में हुआ, पारादीप उड़ीसा में हुआ, तूतीकोरिन तमिलनाडु में हुआ, और कालीकट कहाँ पर है? केरल, ठीक है। सर कार्गो वॉल्यूम क्या होता है? कार्गो वॉल्यूम, कार्गो जो होते हैं बेसिकली जो बड़े बड़े पोर्ट होते हैं, जैसे एक पोर्ट तो होता है लिमिटेड कि इस पर इतने ही जहाज आएंगे या जाएंगे, लेकिन एक पोर्ट का उद्देश्य होता है कि उसको लार्ज स्केल पर, ठीक है, लार्ज स्केल पर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डेवलप करना, ठीक है, लार्ज स्केल पर, ठीक है। हाँ, चलिए, जो ड्राइवर और पैसेंजर वगैरह का ध्यान रखते हैं वहाँ पर सीटिंग की अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ठीक है, इसी का मेन उद्देश्य होता है। आप बनते हैं ना कार्गो को लेकर ये मतलब अक्सर चर्चा में भी रहता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, मतलब जो इसमें सही सुमेलित नहीं है उसको आप बताएंगे, ठीक है। जो सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 आप बताएंगे, इसमें आंसर बताएंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप आंसर बताएंगे, क्या होगा? डी। अभी आप लोगों का डी आ रहा है, तो ये किसान घाट आप इसमें आंसर कर रहे हैं अपना, ठीक है, किसान घाट, और ये सही होगा, ठीक है। मतलब ये इसमें गलत दिया हुआ है, किसान घाट बेसिकली जो है वो कहा जाता है चौधरी चरण सिंह की समाधि जो है उसको, ठीक है। बाकी सब सही हैं, बाकी सब आपके सही हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। और एक बात और, देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, ठीक है, भारत के बाहर, जिस समय यूएसएसआर का विखंडन हुआ था उस समय की ये बात है, ठीक है। तो जो देश मतलब यूएसएसआर से अलग हुआ था वो अब किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान, कुछ ऐसे ही कंट्री का नाम है। तो उस ड्यूरेशन में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत देश से बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। चलिए, इनका अगर हम कहें तो मेडिकल भी नहीं हुआ था एक तरीके से, ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा, फूलों का अध्ययन, बताइएगा थोड़ा, फूलों का अध्ययन इसको क्या बोलते हैं? कमेंट करिए, फूलों का अध्ययन, ठीक है। फूलों का अध्ययन इसको हम क्या बोलते हैं? जो फूलों का अध्ययन है, कमेंट करिए फटाफट, आप इसको क्या बोलेंगे? फूलों का अध्ययन। देखो, वायरोलॉजी में आपका वायरस का अध्ययन होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वायरोलॉजी जो वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस हुआ। फिर अगर हम बात करें ऑस्टियोलॉजी, तो आपकी हड्डियों का जो अध्ययन होता है, बोन्स स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन हुआ, स्टडी ऑफ बोन। फिर अगर हम बात करें हीमेटोलॉजी, तो इसमें आपका ब्लड, जो ब्लड है उसका स्टडी किया जाता है हीमेटोलॉजी में, ठीक है, ब्लड स्टडी, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड स्टडी। और अब एक ही बचा, तो वो क्या होगा आपका? एंथोलॉजी, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाता है आपका? एंथोलॉजी कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टेटमेंट पहले कुछ लोगों ने दिए हैं, महापुरुषों ने दिए हैं, ये जो पॉलिटिकल मैन हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट कुछ दिए हैं, या कोई समाज सुधारक है तो उनके स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और थोड़ा ये याद करने में भी आसानी से रहते हैं, एक बार देख लेंगे 2-3 बार तो याद हो ही जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? Who said that emergency power of the president is a betrayal of the constitution? मतलब
अगर हम कहें इसका थोड़ा एक्सप्लेन देखें तो ऐसा कहा था कि राष्ट्रपति के हाथ में जो आपातकालीन शक्ति दे दी गई है ना, वो राइट्स दो दिए गए हैं, वो एक धोखा है संविधान के साथ, ठीक है, ऐसा कुछ कहा था। तो किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वह आपका आंसर होगा सी। कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो सी ही इसका आंसर सही है, ठीक है, सी ही आंसर सही है। KM नाम्बियार। भीमराव अंबेडकर तो सब जानते ही हैं, ठीक है, मतलब संविधान का जनक इनको कहा जाता है। और BR अम्बेडकर 14 अप्रैल, अब जयंती भी आ रही है इनकी, ठीक है, बाबा साहब की। और हम अगर देखें BN राव ये और KM मुंशी, ठीक है, दोनों संविधान से ही रिलेटेड हैं, अलग अलग समितियों से भी रिलेटेड, इनके क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा थोड़ा। तो कुल मिला के जो ये स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, वो किसने कहा था? KM नाम्बियार ने कहा था। सत्येंद्र सर क्लास नहीं ले पाएंगे सर? हाँ, अभी गए हुए हैं बाहर, क्लास हो जाएगी आपकी, उनके एब्सेंस में ही क्लास करा रहे हैं, ठीक है। बाकी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने, ठीक है। आर्टिकल 32 को माने कि संविधान की आत्मा, ठीक है, इसको कहा था सॉयल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, याद रखेगा। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए 13 क्वेश्चन जो है आपका, 13 ये है आपका कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब विच इज़ नॉट मैच्ड, प्रॉपर तरीके से मैच नहीं है, मतलब वो गलत इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो वेबनाथ आपका केरल, ये सही है, अष्टमुडी केरल होती, वेबनाथ केरल है, ठीक है। और लोकटक आपका, लोकटक, हाँ ये लोकटक वाला गलत है इसमें, ठीक है। लोकटक का जो है वो मणिपुर, और मणिपुर में क्या चल रहा है इस समय? मतलब अशांति का दौर चल रहा है मणिपुर में, देखा होगा आपने, न्यूज़ में भी देखा होगा वहाँ पर किस तरह के हालात है मणिपुर में, ठीक है। तो लोकटक मणिपुर, और डल झील आपकी कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगर हम इसकी बात करें ना थोड़ी, अगर मैप में देखें हम, इंडिया के मैप को अगर देखें थोड़ा सा, पेज एंड हो गया इसमें शायद, चलो कोई नहीं, ऐप से बात को बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है उसको और कर लेते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन है अभी, अब नहीं चल रहा है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंडिया की मैप में लोकेशन, ये हमारा प्यारा भारत, और अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पुलिकट और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, ये यहीं पर इसकी कहीं पर लोकेशन आपको देखने को मिलती है बाउंड्री पर, ठीक है, इन दोनों की, यहीं पर पुलिकट जो झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, मणिपुर में हिंसा काफ़ी अभी भी चल रही है, ठीक है, हालांकि अभी कम है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 14 क्वेश्चन जो है हमारा, 14 क्वेश्चन, वैसे केबुल लामजाओ जो आपने तैरता हुआ उद्यान सुना होगा ना, वो केबुल लामजाओ, वो भी मणिपुर है, ठीक है, केबुल लामजाओ। फिर है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल ऑटोनोमस गवर्नमेंट इन इंडिया? मतलब स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसका जो जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, लोकल ऑटोनोमस गवर्नमेंट का। तो आप इसका आंसर करेंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही करा आपने, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग सही होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ठीक है, गुलामगिरी जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं, गुलामगिरी के जो बेसिकली लेखक हैं वो हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आपने अमरोहा जिला का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है ढोलक नगरी, ठीक है, क्या कहा जाता है? ढोलक नगरी। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आपको पता होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले को कोशिश की गई है, जैसे
तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन के लिए आपका मुरादाबाद है, या कन्नौज आपका अलग अलग जो होते हैं आपके परफ्यूम वगैरह, ठीक है, और चूड़ियों की नगरी आपका फैज़ाबाद वगैरह। इस तरीके से मतलब अलग अलग कोशिश क्या की गई है, कोशिश की गई है हर ज़िले को अपनी एक पहचान मिले, ताकि उसका इंटरनेशनल अगर सबमिट होती हैं हाँ देश में तो उसको बढ़ावा दे सके, ठीक है, वहाँ से उनका एक्सपोर्ट हो सके, यही तो उद्देश्य होता है। तो जो अमरोहा है उसका ज्योतिबा राव फूले भी नाम आता है लिखा हुआ, जब फॉर्म वॉर्म भरा जाता है ज्योतिबा राव फूले, जो भी अमरोहा से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। तो ज्योतिबा राव फूले साहब ये यहीं से थे और इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया था गुलामगिरी का, ठीक है, क्लियर है। अब बताइए आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, एक बार सबके द्वारा से आंसर बता दिए जाए, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी कांच नगरी वही है, जैसे सुरमा नगरी आपका शायद बरेली है, ठीक है, माचिस नगरी भी बोलते हैं बरेली को। तो हर ज़िले को यही कोशिश की जा रही है कि उसको आपकी अलग अलग पहचान मिले, ठीक है, ताकि वर्ल्ड लेवल पर भी उसकी पहचान मिले, तो फिर वहाँ से फिर रोज़गार बढ़ेगा। उद्देश्य तो अल्टीमेटली यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार में शामिल हो, जो भी बेरोज़गार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम पहले की बात करें, सेव होगा खुल जाएगा वो। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम पहले की बात करें, फटाफट से आंसर देख लेते हैं इनके, फटाफट से रिवीजन हम कर लेते हैं एक छोटा सा। क्वेश्चन नंबर पहला था, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्कोर्स 2.0, ये विस्तार से आपको बताया था कि ये सेबी का एक प्रोग्राम है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन एक्ट 1990 का था, 92 का, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी बाय मिस्टेक, तो 1992 का ये एक्ट था। बाकी अगर हम बात करें इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी फुल फॉर्म है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इसका ही है फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रूस और अगर आपका जो रूस और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, जो विवाद हो रहा है, उसकी जड़ ये नाटो ही है, ठीक है, उसकी मेन जो जड़ है, मेन जो कोज है उसकी, वो ये नाटो ही है, ठीक है। अलीगढ़ को ताला नगरी, हाँ ये तो सब बहुत ज़्यादा हाँ क्वेश्चन अलग बन जाते हैं, तो फुल फॉर्म याद रखेगा यहाँ से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक मात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में, और वो कहाँ पर है, वो गुरुग्राम, जिसका नाम पहले गुड़गांव था ना, वो गुरुग्राम में हरियाणा, वहाँ पर है हरियाणा, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम ये देविका है, व्योम मित्रा मत लगा देना, व्योम मित्रा को गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा, उसके तहत महिला रोबोट का नाम ये व्योम मित्रा रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था कि हाल ही में बस याद रखेगा 10,000 वाट की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको अचीव करने वाली वो कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है आपकी टाटा पावर सोलर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT, ये टर्म याद रखिएगा किससे संबंधित है, CRT, ठीक है, जीन थेरेपी से। फिर आता है कहाँ पर ये लॉन्च की गई है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा, IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी, ये आपको पता है मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 2023 में हमारे रिपब्लिक डे पर भी आए थे। इस बार कौन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और सबसे झांकी कौन सी थी आपकी, उड़ीसा की, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है झांकी से बहुत ज़्यादा। अग्नि प्राइम मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया, DRDO मिसाइल लॉन्च करता है, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। DRDO हमारा जो एक हथियार प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, उसको हैंडल करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इसलिए नाम है, ठीक है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है। माधवीपुरी बुच इसकी वर्तमान में DRDO की है या वो और किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, वो सेबी की हैं सॉरी, ठीक है, DRDO के तो दूसरे हैं। तो याद रखिएगा नासा ये हो गया आपका DRDO, इसरो और ONGC, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था आपका DRDO था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक लिखी है मेघनाथ देसाई जी ने, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर बात करें कार्गो वॉल्यूम, कार्गो वॉल्यूम के मामले में कार्गो आपको बताया बड़े बड़े शिप होते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट रखने के लिए स्टाफ को एक तरीके से अच्छे से वहाँ पर हैंडल किया जा सके, कर्मचारियों की अधिक से अधिक संख्या जहाँ पर होगी, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बहुत बड़ा एक तरीके से एरिया होगा, तो वो उस मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा आपका, पारादीप। पारादीप बताया था आपको उड़ीसा, कांडला गुजरात है, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कालीकट केरल में, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो किसान घाट सम्मिलित नहीं है, बेसिकली चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, ठीक है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो RLD पार्टी है, ठीक है,
तो चौधरी चरण सिंह की जो कहे हम समाधि है उसको किसान घाट कहा जाता है, ठीक है। ये बाकी भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें फूलों के अध्ययन को, आपने पता है कि इसको एंथोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी ब्लड का आपकी स्टडी हो गई, वायरोलॉजी वायरस की हो गई, ऑस्टियोलॉजी बोन की यानी कि हड्डियों का अध्ययन हो गया, ठीक है। अब याद हो गए होंगे बहुत से क्वेश्चन आपको साथ साथ में। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था KN नौम्बियार ने। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, सोयल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और याद रखिएगा, फिर 13 क्वेश्चन हमने देखा था वेमनाथ केरौले के लोकटक मणिपुर, और पहला तैरता जो उद्यान वहाँ पर है वो भी मणिपुर है, केबुल लामजाओ उसका नाम है, ठीक है। और डल झील जम्मू कश्मीर, आपका पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, जैसा हमने मैप में समझने की कोशिश की। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्थानीय शासन यानी कि स्वशासन यानी कि जो लोकल ऑटोनोमस गवर्नमेंट है उसका जनक फादर किसे कहा जाता है? तो वह है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इसमें सही आंसर होगा। फिर गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले अमरोहा जिले का जो नाम है वह ज्योतिबा फूले नगर भी उसको कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी यहीं जन्मभूमि मानी जाती है, ठीक है। इसलिए इनका इस जिले का नाम ये रखा गया था। तो ये आपके आज के टोटल क्वेश्चन 15 थे और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की गई है। आप सेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। बाकी सब जानते हैं कि यूपी PCSJ के लिए ऑलरेडी और यूपी APO के लिए आपकी हिंदी क्लासेस चल रही हैं। सारा कंटेंट नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम में दिया जा रहा है और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।